हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जय श्री महाकाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम एमपीएसआई प्रीलिम्स 2025 ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं और ये क्लास क्या है, हमारी आज लास्ट क्लास है। आई होप सो आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली होंगी, क्योंकि ये क्लासेस ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि इससे ना आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि मुझे ज्योग्राफी तो पढ़ना है, बट कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप वो सारी क्लासेस क्या है देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों के अलावा भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन से अन्य जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर है हमारा वर्ड हो गया है ना, लेजर्ड, स्नैक्स एंड जो टॉर्टोइज होते हैं, पक्षी, छिपकलियाँ, सांप और कछुए, तो वो यहाँ पर क्या है मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो हमारे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ना भारत में ना बहुत लार्ज बोले स्पेस मतलब फैले हैं, वन है। और यहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है ना, ये जो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनके ना अनुकूल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हैं लार्ज क्वांटिटी या प्रचुर मात्रा में जो हैं पाए जाते हैं ये जीव जंतु। क्लियर? अब जो पेंगुइन हो गए, आप ना इसको इजीली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। अब पेंगुइन हो गया है ना, ध्रुवीय भालू हो गई, ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे जो ठंडे प्लेस होंगे है ना, जैसे पोलर रीजन, वहाँ पे मिलेंगे ये हमको। अब समुद्री मछलियाँ, वेल, ये कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ऊँट और रेगिस्तानी छिपकलियाँ, ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? राजस्थान वाला रीजन हो गया ना, वेस्टर्न इंडिया, तो वहाँ पे मिलेंगे ये सब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है असम में। क्लियर? और असम में ना मानस रिवर है, उसके किनारे है, और जो भूटान की मतलब सीमा से क्या है लगा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बोला ही गया है कि इसको क्या है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल है ये। तो कब किया इसको डिक्लेयर? तो 1985 में ना यूनेस्को ने इसे क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है घोषित किया था यहाँ पे। और ये किस किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है मानस नेशनल पार्क? तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व का भी क्या है ये पार्ट है। अब यहाँ पे कौन कौन सी दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर हो गए है ना, पिग्मी हॉक, जैसे ये जो दुर्लभ वन्यजीव है ना यहाँ पर हमको देखने मिलते हैं मानस नेशनल पार्क में। क्लियर? तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी लंबी तरंगों वाली ऊर्जा का उत्सर्जन करके नीचे से वायुमंडल को गर्म करती है, क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन ना मतलब आप देखना लास्ट की जितनी 4 क्लासेस हैं उसमें ना आया ही हुआ है, घुमा फिरा के ना ये क्वेश्चन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, भले या ऑप्शन में दे दिया कुछ भी, मतलब पूछा गया है। तो ये ना ये वाला भी क्या है पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, स्थलीय विकिरण विकिरण। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ना इन सब की डेफिनेशन बताई है, फिर भी यहाँ भी बता देते हैं कि क्या होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है कि सूर्य से जो पृथ्वी को क्या मिलता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन प्राप्त होती है, बताया था हमने। अब जो अर्थ है इस ऊर्जा को क्या करती है, एब्जॉर्ब करके क्या है हीट हो जाती, हो गई हीट। अब गर्म होने के बाद ना जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, इसको क्या करती है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड मतलब दीर्घ तरंग के रेडिएशन के फॉर्म में क्या है ऊर्जा वापस क्या करती है, रिलीज करती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, स्थलीय विकिरण कहते हैं। और इससे ही जो क्या है जो वायुमंडल है वो नीचे से क्या है गर्म होता है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्थलीय विकिरण। ठीक है, बाकी हमने लास्ट क्लास में मैंने कन्वेक्शन, कंडक्शन, इंसोलेशन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, आप वो प्रीवियस क्लास देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सालाना माल ढुलाई का लगभग कितना % सड़कों के लिए क्या है के जरिए होता है? तो ये होता है 70%। कितना? 70%। ये क्वेश्चन भी देखिए एनसीईआरटी से आया है हमारा, रोड ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन सेक्शन से। तो कितना होता है? 70% होता है।
और अगर यात्री परिवहन की बात करें ना सड़क मार्ग से ही, तो वो अप्रोक्स 90% होता है, ये भी याद रखना। नीचे मैंने सोर्स भी लगाया है क्योंकि अभी इसी क्लास में एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए रोड नेटवर्क से, तो वो भी इसी पोर्शन से आया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ है, अपडेट हो गया है। तो आंसर क्या है, 70% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट उन क्षेत्रों में सबसे मजबूत होता है जहां, ठीक है। अब ये भी देखिए आइसोबार लाइंस लास्ट क्लासेस में था, ये इधर इधर से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। जो वर्ड आया उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, ये भी देखिए एनसीईआरटी से आया है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये ना दो स्थानों के बीच में जो वायु दाब होता है, एयर प्रेशर होता है, उसमें परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता बोलते हैं। मतलब दो स्थानों के बीच वायु दाब में परिवर्तन की दर दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट कहलाती है। क्लियर क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखते हैं आइसोबार, ठीक है, जो हमारी समदाब रेखाएं होती हैं क्या होती हैं। ये सब मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, यहाँ एक बार और रिकॉल करा दे रहे हैं। अब जो आइसोबार होते हैं ना, ये सेम एयर प्रेशर वाले पॉइंट को जोड़ने वाली लाइंस को बोलते हैं। मतलब समान वायु दाब वाले पॉइंट को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहते हैं। क्लियर। अब जो ये आइसोबार होते हैं ना, जो समदाब रेखाएं होती हैं, जब ये एक दूसरे के पास क्या होती हैं, मतलब बहुत पास होती हैं, बहुत क्लोज्ड होती हैं, तो क्या होता है कि कम दूरी में जो दाब होता है उसका डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पूछा है कि दाब प्रवणता उन क्षेत्रों में सबसे मजबूत होता है जहाँ जो समदाब रेखाएं हैं वो पास पास होती हैं। आइसोबार आर क्लोज टू ईच अदर। तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्लियर। क्यों होगा ये भी बता दिया, क्योंकि पास रहेंगी, कम दूरी में दाब का अंतर क्या होता है, ज़्यादा होता है प्रेशर का, इसलिए दाब प्रवणता भी क्या है, सबसे अधिक होगी यहाँ पर। अब ये यहाँ पूछ लिया कि कहाँ मजबूत होगा। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना कि दाब प्रवणता अगर प्रेशर ग्रेडियंट मजबूत है, ज़्यादा है, तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा कि ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होने पर जो हवा है ना उसकी गति भी क्या हो जाती है, हवा की जो स्पीड होती है एयर की, वो भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में बॉक्साइट संसाधनों के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में गौण माइनर बॉक्साइट प्रोड्यूसर के रूप में क्या है, पहचाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। ऐसे याद रख सकते हैं, KTG, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। ये भी देखिए सीधे सीधे आया कहाँ से, NCERT से लिया गया है। तो अब मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि NCERT कितनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब जो ये स्टेट है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, यहाँ पे ना बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइनर प्रोड्यूसर माना जाता है। अब यहाँ पे माइनर प्रोड्यूसर पूछ लिए बॉक्साइट के। अब हो सकता है कि मेन जो प्रोड्यूसर है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बॉक्साइट उत्पादन हो रहा है, वो राज्य पूछ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, गुजरात, झारखंड है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट उत्पादक ये ज़्यादा राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की बांध डैम जो एक प्रसिद्ध आर्च डैम है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर है केरल। कहाँ पर है, तो केरल में है ये बांध। और किस रिवर पर है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि रिवर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है पेरियार नदी पर हमारी, और ये क्वेश्चन में ही दिया है कि ये क्या है, इंडिया का फेमस आर्च डैम है। अब इसका मेनली यूज़ क्या है इस डैम का, इडुक्की डैम का, तो ना इसका यूज़ ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों को मिलाकर भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा हमारा 7517 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसका रिवाइज डेटा आ गया है, क्योंकि प्रीवियस लेंथ हमारी यही थी कि 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अभी ना इस लेंथ को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया गया है।
तो इफ़ अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, 11,098.81 किलोमीटर होगा। क्लियर, ये भी याद रखना है। और मेनलैंड कोस्ट लाइन भी देख लेते हैं, तो ये हो गई है 7,870.51 किलोमीटर, 7,870.51 किलोमीटर। इसके रीज़न भी दिए, साइड में मैंने सोर्स भी लगाया है, ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको लर्न करना है और देखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वे राज्य कौन से हैं जो अक्सर वनाग्नि, ठीक है, फॉरेस्ट फायर से क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, ऊही माछा ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्यों होगा, अब सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेस्ट फायर होती क्या है, कहाँ लगती है। तो जो वनाग्नि है ना, ये उन रीजन में ज़्यादा लगेगी जहाँ पे हमारे डेंस फॉरेस्ट हो गए, गर्मी ज़्यादा है, ड्राई वेदर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर लगने की ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ प्रभावित होते हैं ये स्टेट। अब जैसे उत्तराखंड, अब हमको पता है कि यहाँ पे कौन से जंगल, जैसे चीड़ मतलब जिसको पाइन बोलते हैं, यहाँ उसके जंगल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होती हैं, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, उनमें ना जल्दी आग पकड़ती है, तो एक ये रीज़न हो गया उत्तराखंड का। हिमाचल प्रदेश देखें तो पर्वतीय वन मिलेंगे आपको, शुष्क मौसम मिलेगा, है ना। और मध्य प्रदेश, अब भाई ये तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ना, होने का यहाँ पे जो अब आग की घटनाएं हैं वो ज़्यादा ही होंगी। छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे भी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं और गर्म जलवायु मिलती है। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है ये स्टेट ज़्यादा अफेक्टेड है फॉरेस्ट फायर से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से। ये देखिए साइड में ये ना हमारे नोट्स लगाए हैं हमने, हम इतने अच्छे से यहाँ पे चीज़ें सारे पॉइंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो निकलती है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारी, 1465 है। ठीक है, 1465 किलोमीटर है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और ये ना सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी है। कौन सा, गोदावरी नदी, है ना। और कहाँ कहाँ से होके बहती है, तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, है ना, और आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। अब संगम क्या है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लिए गोदावरी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो असमान तापमान वाली वस्तुएं सीधे संपर्क में आती हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, रिपीट हो रहे हैं, लास्ट क्लासेस में आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस। तो इसे बोलते हैं हम कंडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कंडक्शन की प्रोसेस, मतलब ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऊष्मा जो हीट है वो दो वस्तुओं के डायरेक्ट कांटेक्ट से एक वस्तु से क्या है दूसरी वस्तु में जाती है, सीधे संपर्क से जाती है। इसमें जो सब्सटेंस है, हमारा पदार्थ है ना, उसके कण अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, केवल जो ऊर्जा है ना, उसका ट्रांसमिशन होता है, मतलब केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप एक वर्ड पकड़ लो, डायरेक्ट कांटेक्ट किस में होगा, तो वो होगा हमारा किस में, कंडक्शन में। तो ये कहलाता है हमारा चालन। एग्जाम्पल से देख लें, जैसे गर्म तवा है, ठीक है, अब उसमें मान लो लोहे का बर्तन रख दिया, तो वो भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल है, चाय रखी है, चाय के कप में मैं चम्मच डाल दूंगी, तो वो भी क्या है, उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो भी क्या है, चम्मच भी गर्म हो जाती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, वो हमारे कंडक्शन के हैं। क्लियर। अब ना मैंने ना लास्ट क्लास में कन्वेक्शन भी बताया है, एडवेक्शन भी बताया है, और रेडिएशन तो अभी बता दिया था। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं, आप जाइएगा लास्ट क्लासेस देखिएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे नोट्स में भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बायलिंगुअल फॉर्म में सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कवर किया है, क्योंकि पहले ही बताया कि हमारे नोट्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उसके अलावा और अदर फैक्ट भी आपको उसमें देखने मिलेंगे। एनसीईआरटी तो कवर किया ही गया है पूरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के पास की जगहें ध्रुवों के पास की जगहों से ज़्यादा गर्म क्यों होती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, क्यों होती हैं, एक कॉन्सेप्ट है इसका भी। ठीक है, अब जो भूमध्य रेखा है ना, वहाँ पे जो सन रेज होती हैं, मतलब सूर्य की किरणें होती हैं, वो लगभग ना परपेंडिकुलर पड़ती हैं, मतलब सीधी पड़ती हैं।
जिससे जो सूर्य की ऊर्जा है वो क्या है, एक छोटे एरिया में क्या है, सेंट्रलाइज होती है और क्या होती है, वहाँ पे अधिक गर्मी मिलती है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ये रीज़न है। अब ध्रुवों पर क्यों कम गर्म होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि सरफेस के जस्ट अपोजिट होता है। क्या कि जो पोल्स होते हैं ना, वहाँ पर जो सूर्य की किरणें वो पड़ती हैं हमारी तिरछी। कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे ऊर्जा जो क्या है वो बड़े एरिया में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाएगी, और जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वहाँ पे कम मिलता है। क्लियर। आप सीधा सा नोट मतलब बना लो कि सीधी किरणें परपेंडिकुलर पड़ रही, ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ हो रहा है, ये भूमध्य रेखा के पास, और पोल्स पर जो सनलाइट है, सनरेज हैं, वो हमें तिरछी पड़ रही हैं, मतलब किरणें आ रही हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्लियर। ये हमने साइड में इमेज भी लगाई है, इससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज के 2 प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में सही रूप से पहचाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा आया है, एनसीईआरटी से उठाया गया है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो यहाँ से जो ना खनिज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मिनरल वाले, ये ना एक ये पॉइंट ना आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं खनिज से, मिनरल से, चाहे मैग्नीज हो है ना, यूरेनियम हो, बहुत सारे, बॉक्साइट हो गया, तो बहुत सारे मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। आप क्लासेस देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि इसे हमने ना बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर किया है उसमें डिटेल्ड। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, है ना। उड़ीसा के साथ साथ ना कर्नाटक भी जो है ना मैग्नीज प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, उड़ीसा है। क्लियर। जो उड़ीसा है ना, यहाँ पे ना हाई क्वालिटी का जो मैग्नीज है जो है लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, कहाँ पर, उड़ीसा में, जिसका जो यूज़ है ना, जो हमारा इस्पात उद्योग होता है, मतलब स्टील इंडस्ट्री, उसमें होता है। इसके अलावा भी और प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा है पहला, है ना, कर्नाटक है, उसके बाद फिर और भी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थोरियम जो मोनोजाइट और एल्मेनाइट से प्राप्त होता है कि सबसे समृद्ध भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके सबसे समृद्ध भंडार पाए जाते हैं केरल और तमिलनाडु के जो तटीय बालू क्षेत्र, मतलब कोस्टल सैंड्स ऑफ केरल एंड तमिलनाडु, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ भंडार पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए हमारा कहाँ से आया, एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन भी, और ये देखिए हमने नीचे अपने नोट्स भी लगाए हैं, जहाँ पे हमने ये सारे फैक्ट को क्या है, कवर किया है विद डिटेल्ड। ओके, तो जैसे हमने पता है, हम यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ से ना एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि थोरियम मिलता कहाँ है मेनली, तो ये मोनोजाइट और एल्मेनाइट से प्राप्त होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी एक बन सकता है। क्लियर, तो ये भी आपको देखना है। अब जो मोनोजाइट होते हैं ना, जो बीच सैंड होती है, मतलब जो समुद्र तटीय रेत होती है, वहाँ पे मिलता है, तो इससे हम ऑटोमेटिक अपना एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो जो केरल हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, जो आंध्र प्रदेश, इसके तट है ना, इसके ना बड़े भंडार मिलते हैं यहाँ पे। और जो भारत है ना, ये विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार वाले देशों में से क्या है, एक है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव के जंगल आमतौर पर इन जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो मतलब ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो ना खारे और खारे मीठे, जो ब्रैकिश वाटर है ना, वहाँ पे उगते हैं, वहाँ मिलेंगे आपको। और ये ना समुद्र किनारे जो ज्वार भाटा वाला रीजन है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार से प्रभावित तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरियाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, तो वहाँ पे क्या है, मिलते हैं। तो मेन रीज़न देख लेते, जैसे सुंदरवन डेल्टा हो गया हमारा वेस्ट बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में, गोदावरी कृष्णा डेल्टा हो गया और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या हैं, देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वो जगह पूछी, मतलब है ना, ज्वार से प्रभावित तटीय क्षेत्र, हो सकता है लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस मिट्टी में कंकर के गांठों, नोड्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये होती है ना बांगर में। अब बांगर सॉइल क्या होती है, ये ना ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं बांगर सॉइल। तो यहाँ इसमें ना चूने के जो कंकर, मतलब नोड्यूल्स ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, किसमें, बांगर में।
अब जो खादर है ये ना नई जलोढ़ मिट्टी होती है, न्यू एलुवियल सॉइल होती है, जिसमें ना कंकर ना बहुत कम होते हैं। ठीक है, बांगर खादर समझ में आ गए। बाकी लास्ट क्लास में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल भी बताया, लैटेराइट भी बताया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ऊंचे हिमालय में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ ये ना मिलती है, यहाँ पे अल्पाइन क्लाइमेट मिलता है। क्यों मिलता है? अब ऊंचे हिमालय में क्या है, ज़्यादा ठंड होती है और वर्ष भर क्या होता है, यहाँ पे हिमपात होता रहता है। यहाँ पे क्या है, पेड़ नहीं मिलते उगते हैं, यहाँ पे केवल मिलती है घास हो गई, छोटी झाड़ियाँ वो मिलती हैं। तो ये वाला जो रीज़न है ना, ये होता है अल्पाइन क्लाइमेट का क्या है, एग्जाम्पल है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पाइन। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शहरी परिवहन में क्रांति लाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी रेल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है मेट्रो रेल। क्योंकि इसने मेट्रो रेल से क्या हुआ है, जो हमारे बड़े शहर हो गए वहाँ पे ना फास्ट, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री जो है ना परिवहन हमको अवेलेबल कराया है ट्रांसपोर्ट। किन्होंने, किसने? मेट्रो रेल ने। आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि भारत की पहली मेट्रो जो है ना कोलकाता में 1984 में शुरू हुई थी। कब? 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द प्रमुख प्रजाति फ्लैगशिप स्पीशीज का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सिंबॉलिक स्पीशीज यूज्ड फॉर कंजर्वेशन अवेयरनेस, संरक्षण जागरूकता के लिए प्रतीकात्मक प्रजातियों का उपयोग। अब क्या होती हैं मतलब फ्लैगशिप स्पीशीज? मतलब ऐसी स्पीशीज जिन्हें ना संरक्षण अभियान का चेहरा, फेस बनाया जाता है। ठीक है, जो कंजर्वेशन कैंपेन होते हैं, अभियान होते हैं, उनका क्या है, फेस बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल बाघ हो गया, एलिफेंट है ना, पांडा। ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्लैगशिप स्पीशीज हैं। इससे ना इनके कंजर्वेशन से ना जो पूरा हमारा इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है। क्लियर? अब थोड़ा सा आप फ्लैगशिप स्पीशीज को और अपनी तरफ से भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 तक भारत के रोड नेटवर्क की अनुमानित कुल लंबाई कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पे तो है 70.2 लाख किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ये देखिए मैंने आपको अभी आगे वो लगाया था सोर्स, वहाँ पे इसका राइट आंसर था 62.16 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ये वाला 62.16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब जो भारत है ना, विश्व के जो है सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों से भी क्या है, एक है। ये तो हमें पता ही है ये चीज़। इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है ना, जो डिस्ट्रिक्ट रोड हो गई, ग्रामीण सड़कें, ये सब क्या है इसमें शामिल हैं। क्लियर? तो आपको ये भी देखना है कि जो लेंथ वगैरह से भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वाले पोर्शन को भी हमको देख के जाए, क्योंकि एकदम ना ये फैक्चुअल हो जाता है। आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता तो नहीं बनेगा, आप फिर तुक्का ही लगाएंगे। ठीक है, तो इन वाले सेक्शन को भी क्या है देखते चलना है हमको करंट के पर्सपेक्टिव से। अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है उड़ीसा और बिहार। ठीक है, तो यहाँ से और कि मध्यम वर्षा वाला क्या होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर कहलाती है। क्लियर? इसको आप इजीली एलिमिनेशन मेथड से भी क्या है सॉल्व कर सकते थे। राइट आंसर तो उड़ीसा एंड बिहार हो गया। अब देखें पश्चिमी राजस्थान, तो यहाँ तो भाई बहुत कम वर्षा होती है ना। लद्दाख, ये क्या है भाई, शीत मरुस्थल है। और जो हमारे दिल्ली और पंजाब है, यहाँ पे जनरली 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा उड़ीसा और बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे MPSI प्रीलिम्स 2025 ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने इतनी मेहनत करी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कोरा कागज UPSC। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी है कोरा कागज UPSC, तो उसे भी फॉलो करिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सारे सब्जेक्ट के PYQs प्रोवाइड कराए जाएँ। आई विल ट्राई। तो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।